तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, जियोग्राफी को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले हम लोग एस्ट्रोनॉमी के बारे में इन डिटेल देखे थे। एस्ट्रोनॉमी पर जो हम 4 लेक्चर किए हैं उसको अच्छा से देख लीजिएगा, उससे बाहर सवाल आपका नहीं जाएगा। ठीक है, तो बेहतर होगा मेरे दोस्त कि कॉपी पेन ले करके बैठिएगा। रात के बज रहे हैं 1, ठीक है, तो इसलिए अच्छा से पढ़ना है। रात के 1 बजे जब वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप कॉपी पेन लेकर के क्या करिएगा, बैठिएगा और जो इंपॉर्टेंट बात लगेगी उस बात को लिख लीजिएगा। ठीक है, तो मुद्दा की बात करते हैं, बात को नहीं बनाते हुए। ठीक है, चलिए तो कल की क्लास में हमने क्या देखा था, तो कल की क्लास में हमने देखा था एस्ट्रोनॉमी के बारे में इन डिटेल। हमने एस्ट्रोनॉमी पर 4 लेक्चर कर दिए हैं। आज जो है क्या करेंगे, टोपोग्राफी के बारे में बताएंगे, फिर जो है जियोलॉजी हो जाएगा। जियोलॉजी नहीं बोल रहे, जियोलॉजी बोल रहे हैं, तब जाकर के जियोग्राफी आएगा। यहां पर हम लोग पहुंचेंगे। ठीक है, डायरेक्ट जियोग्राफी पर थोड़ी पहुंचा जाता है। तो चलो, टोपोग्राफी में सबसे पहले आता है रिलीफ की बात। ठीक है, कि रिलीफ क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा लिखता हूं। रिलीफ, रिलीफ का मतलब होता है ऊंचा वाच। ठीक है, ऊंचा वाच। ठीक है, ऊंचा वाच का मतलब क्या होता है, तो पृथ्वी के सरफेस पर, सतह पर जो उबड़ खाबड़ आकृति है ना, उसी को बोला जाता है ऊंचा वाच। ठीक है, तो लिख लेना है पृथ्वी के ऊपर की, पृथ्वी के सतह के ऊपर उबड़ खाबड़ आकृति को क्या बोलते हैं, उबड़ खाबड़ आकृति को ऊंचा वाच कहा जाता है। ठीक है, एकदम प्यार से समझते चलिएगा, कहा जाता है। अब सुनो, इसी का स्टडी क्या कहलाता है, तो इसी का स्टडी कहलाता है टोपोग्राफी। ठीक है, ऊंचा वाच का अध्ययन क्या कहलाता है, टोपोग्राफी कहलाता है। और टोपोग्राफी का कितने स्टेज होते हैं, तो टोपोग्राफी का मेरे दोस्त, मेरे भाई, यह 3 स्टेज होता है। ठीक है, इसके जो है 3 स्टेज होते हैं। स्टेज नंबर 1, स्टेज नंबर 3 स्टेज होते हैं। ठीक है, पहला स्टेज होता है आपका फर्स्ट ऑर्डर स्टेज। फर्स्ट ऑर्डर स्टेज में क्या क्या आ जाएगा, तो महाद्वीप आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में महासागर आ जाएंगे। सब के बारे में कहानी बताना है, ऐसा नहीं कि छोड़ते चलेंगे। सेकेंड ऑर्डर में क्या आ जाएगा, सेकेंड ऑर्डर समझ रहे हो ना कि टोपोग्राफी क्या होता है। पृथ्वी के ऊपर जो स्थलाकृति है, उबड़ खाबड़ स्थलाकृति है ना, उसी को बोला जाता है टोपोग्राफी। और यह सब किसके द्वारा हुआ होगा, तो महाद्वीप के द्वारा हुआ होगा, महासागर के द्वारा हुआ होगा। ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर स्टेज में पहले लिखो तो पठार हो जाएगा, पर्वत हो जाएगा। ठीक है, पहाड़ हो जाएगा। ठीक है, मरुस्थल हो जाएगा, मरुस्थल हो जाएगा। और उसके बाद में थर्ड स्टेज में लिख लीजिएगा क्या, कि थर्ड ऑर्डर स्टेज में क्या क्या आएंगे, तो यहां पर आएंगे निक्षेपण, निक्षेपण आएगा। और उसके बाद में अवक्षेपण, निक्षेपण लिखो और अपर्दन लिखो। ठीक है, अपर्दन, निक्षेपण और अपर्दन आएगा। समझ में आ रही है बात। तो फर्स्ट ऑर्डर स्टेज महाद्वीप, महासागर, उसके बाद में स्टेज पठार, पर्वत, मरुस्थल, और थर्ड ऑर्डर में आ जाएगा निक्षेपण और अपर्दन। ठीक है, यह टोपोग्राफी मेरे दोस्त किसके द्वारा होता है, तो टोपोग्राफी जो है ना, सरफेस के ऊपर, पृथ्वी के सरफेस के ऊपर, दिमाग लगाना है जियोग्राफी में। ठीक है, सरफेस के ऊपर जो है ना स्थलाकृति जो है वह उबड़ खाबड़ हो गई होगी। तो क्यों हो गया होगा, तो या तो समुद्र के जो पानी है वह आई होगी, काट करके मिट्टी को लेकर के चली गई होगी, जिससे उबड़ खाबड़ हो गया होगा। हवा के द्वारा उबड़ खाबड़ हो गया होगा, कि रेत जो है ना एक जगह से उड़ करके दूसरे जगह चल गए होंगे, तो वहां रेत कम हो गई होगी, जहां नहीं था वहां जाकर के भर गया होगा, उससे स्थलाकृति जो है वह उबड़ खाबड़ हो गई। तो बहुत सारे कंडीशंस है जिसमें क्या हो सकता है, तो जो है आपका हो सकता है टोपोग्राफी का घटना हो सकती है। ठीक है, तो पहला लिख लीजिए क्या, तो नदी के द्वारा टोपोग्राफी हो सकता है, नदी के द्वारा हो सकता है। दूसरा का लिख लीजिए समुद्र के द्वारा हो सकता है, समुद्र के द्वारा हो सकता है। भूमिगत जल के द्वारा हो सकता है, भूमिगत जल के द्वारा हो सकता है, जल के द्वारा हो सकता है कि जमीन के नीचे क्या है, पानी है, दलदली क्षेत्रों में गए, वहां से वह जमीन जो है ना वह धंस गया, तो वहां क्या बन गए, गड्ढा बन गए। बाकी जगह समतल सरफेस है। ठीक है, सतह है, तो यही क्या हो गई, ऊंचा वाच हो गया। सरफेस जो है ना वह क्या हो गया, ऊंचा नीचा हो गया, उबड़ खाबड़ हो गया। और इसी को तो हम लोग बोलते हैं क्या, टोपोग्राफी। तो भूमिगत जल के द्वारा हो सकता है, उसके बाद में हवा के द्वारा हो सकता है, हवा के द्वारा हो सकता है, रेत के द्वारा हो सकता है। ठीक है, जो लिखना है लिखते चलिए, एकदम थोड़ा सा ध्यान से समझना है। रेत के द्वारा
हो सकता है, ठीक है। और इसमें हम कहानी बताएंगे। सबसे पहला कौन सा, तो सबसे पहले मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, सबसे पहले बताना है नदी के बारे में कि नदी द्वारा जो है स्थलाकृति, ठीक है। तो हेडिंग लगा लीजिए क्या, रिवर द्वारा टोपोग्राफी, ठीक है। नदी द्वारा क्या लिखिएगा, ऊंचावाच। स्थलाकृति लिखोगे, नदी द्वारा स्थलाकृति, ऊंचावाच मत लिखो, स्थलाकृति। नदी द्वारा जो है ना कैसा स्थलाकृति हो सकती है। तो सुनो, सबसे पहले जब नदी निकलती है ना तो नदी की 3 स्टेज होती है। एक होता है युवा अवस्था, एक होता है आपका यंग अवस्था और दूसरा होता है आपका बूढ़ा अवस्था, ठीक है। तो पहला में लिख लीजिएगा क्या, तो पहला में लिख लीजिएगा युवा अवस्था, ठीक है। युवा अवस्था हो गया, समझ में आई। दूसरा जो है आपका मिडिल अवस्था हो जाएगा, मिडिल अवस्था। और उसके बाद में क्या हो जाएगा, तीसरा जो है ना मिडिल अवस्था के बाद क्या लिखिएगा, आपका बूढ़ा अवस्था, ठीक है। बूढ़ा अवस्था, यह लास्ट कंडीशन है जी, लास्ट स्टेज है, ठीक है। युवा अवस्था में क्या होगा, नदी की स्पीड जो है ना वह बहुत तेज होगी। जब नदी पहाड़ों से, पर्वत से या हो करके निकलती है, किसी हाइट से गिरती है तो इसकी स्पीड जो है ना बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। युवा अवस्था में नदी की स्पीड बहुत ज्यादा, नदी के स्पीड जो है ना, स्पीड क्या होती है, तेज होती है, तेज होती है। कितना तेज होता है, तो बहुत ज्यादा तेज होता है। मिडिल अवस्था में भी यहाँ पर क्या होता है, स्पीड तेज होती है, ठीक है। जबकि बूढ़ा अवस्था में क्या होता है, नदी जो है ना आती है मुहाने पर और फैल जाती है, इसका कोई स्पीड नहीं होती है। स्पीड जो है ना, चाल क्या हो जाती है, तो चाल इसका धीमी हो जाती है, ठीक है, धीमी हो जाती है। अब सुनो, नदी जब पहाड़ से निकलेगी तो अपने साथ पत्थर को तुरेगी, ठीक है। उसके बाद में मलबे को लेकर के चलेगी, तुरते तुरते जो है ना उसको बालू बना देगी, रेत बना देगी, कहीं ला करके जमा कर देगी। हो सकता है कि सीधे चल रहा है, पत्थर पहाड़ मिल जाएगा तो वहां से कट करके ऐसे निकल जाएंगे। तो यह सबको क्या बोलते हैं, ध्यान से समझते चलिएगा। तो सुनो, नदी द्वारा स्थलाकृति में जो है ना कैसा कैसा स्थलाकृति बनता है। तो पहला स्टेज में यह करता है वेदरिंग, ठीक है। पहला स्टेज में क्या करता है, तो वेदरिंग करता है। वेदरिंग का मतलब क्या होता है, अपर्दन करता है, ठीक है, अपर्दन करता है। उसके बाद में अंगला, वेदरिंग के बाद क्या करता है, लेकर के साथ में चलता है, इरोजन करता है, ठीक है। तो इसके बाद में वेदरिंग के बाद लिखो इरोजन, ठीक है। और इरोजन के बाद तीसरा लिख लीजिएगा क्या, डिपोजिशन, ठीक है। डिपोजिशन, डिपोजिशन को हम लोग बोलते हैं निक्षेपण, ठीक है। इसको बोले अपर्दन। इरोजन को क्या बोला जाता है, इसको बोला जा, वेदरिंग को बोला जाता है अपर्दन। उसके बाद में इरोजन, इसको बोला जाता है अपक्षय। देखो हिंदी जो है ना वह बहुत टाइट है जी। वेदरिंग को बोला जाता है अपक्षय और इसको बोला जाता है अपर्दन, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से समझते चलिएगा हिंदी। तो वेदरिंग हो गया, इरोजन हो गया और उसके बाद में डिपोजिशन हो गया, ठीक है। जब नदी क्या करती है, निकलती है पहाड़ों से तो क्या करता है, यह अपने साथ जो पत्थर पड़ता है, रास्ते में पत्थर पड़ता है उसको क्या कर देता है, सीधे तोड़ देता है, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पर तोड़ेगा तो रासायनिक भी होगी और उसके बाद में भौतिक भी होगी, ठीक है। रासायनिक भी होगा और उसके बाद में क्या हो जाएगा, भौतिक हो जाएगा। ध्यान से समझते चलिएगा। अपर्दन में क्या होता है, तो अपर्दन में होता है कि नदी जब पहाड़ों से होकर के गुजरती है तो जो रास्ते में पत्थर मिलता है ना तो उस पत्थर को क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। बिल्कुल सही बात है। अरे पानी, पत्थर है यहाँ पर, यहाँ से पानी जा रही तो सामने पत्थर पड़ेगा तो पत्थर को तोड़ देगा ना, ठीक है। उसी को क्या बोला जाता है, अपक्षय। किसको लेकर के क्या तोड़ कर दिया, तोड़ दिया। इसमें क्या होता है, नदी पहाड़ से निकलने पर, नदी पहाड़ लिख लो, पहाड़ लिख लो, पर्वत लिख लो, ठीक है, हाइट लिख लो, ऊंचाई से, ठीक है, ऊंचाई से निकलती है, समझते चलो, निकलती है तो इसकी स्पीड, इसकी चाल बहुत तेज होती है, ठीक है, बहुत तेज होती है। इसकी स्पीड जो है ना वह बहुत तेज होती है और बहुत तेज होती है और पत्थर को, पत्थर लिखो या चट्टान को तोड़ देती है, चट्टान को तोड़ देती है, जिसे क्या कहा जाता है, इसको अपक्षय कहा जाता है। अब जैसे ही चट्टान को तोड़ दिया कि नहीं, तो कुछ चट्टान को छोड़ देगा और कुछ चट्टान को तोड़ करके कहेगा कि चलो अब हमारे साथ, ठीक है। उसको लेकर के क्या करेगा, लपेटते 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 उसको पलटते पलटते लाएगा और छोटा छोटा टुकड़ा कर देगा। और छोटा छोटा टुकड़ा करने के बाद क्या कर देगा, यह अपर्दन कर देगा। मतलब छोटा छोटा टुकड़ा जैसे ही हुआ कि नहीं तो यह क्या हो गया, अपर्दन हो गया। और उसके बाद में मुहाना पर आने के बाद क्या होता है, तो मुहाना पर आने के बाद जो है ना
वह हो जाता है क्या, निक्षेपण, ठीक है, डिपोजिशन हो जाता है, कहीं ला करके रेत को इकट्ठा जमा कर देता है और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। तो वेदरिंग समझ में आया। अपक्षय, अपक्षय में क्या होता है, वेदरिंग में होता है कि नदी के सामने, नदी जब बह रही है और उसके सामने जो भी चट्टान पड़ेगा उसको तोड़ देगा, ठीक है, उसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं क्या, तो अपक्षय बोलते हैं। और इरोजन क्या होता है, ठीक है, समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद, ध्यान से सुनिएगा कहानी, ठीक है। इरोजन क्या होगा, तो यह जो है चट्टान, टूटी हुई चट्टान को अपने साथ ले करके नदी बहता है और छोटा टुकड़ा बना देता है, ठीक है, जिसको हम लोग अपरदन कहते हैं। तो लिखते चलो कहानी, टूटी हुई चट्टान को, ठीक है, टूटी हुई चट्टान को नदी घसीटते हुए अपने साथ ले जाती है, ठीक है, अपने साथ ले जाती है, जिसे अपरदन कहा जाता है, ठीक है, अपरदन कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है। यह कंडीशन किसमें होती है, तो यह जो है ना मिडिल अवस्था में होती है, यह जो है ना युवा अवस्था में होती है और यह जो है ना बूढ़ा अवस्था में होती है, ठीक है। युवा जवान रहिएगा तो तुरंत लड़ाई झगड़ा कर लीजिएगा जी, उसके बाद में थोड़ा सा आप 40-42 साल पर जाइएगा ना तो लड़ाई झगड़ा करिएगा तो सोच समझ के करिएगा और बुढ़ापे में साफे नहीं करिएगा तो नदी भी क्या हो जाएगी, बूढ़ा हो जाएगी। कब, जब यह मुहाने पर आएगी, मैदानों में नदी आ जाएगी तो फैल जाएगी, इसकी स्पीड जो है ना वह क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे युवा अवस्था, ठीक है, युवा अवस्था। उसके बाद में इसको बोला जाता है प्रौढ़ा अवस्था, ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है बूढ़ा अवस्था, ठीक है। बोलिए डिपोजिशन क्या होता है, तो डिपोजिशन होता है ना कि यही टूटी हुई चट्टान को नदी जब अपने साथ लेकर के चलती है तो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देती है, तोड़ देती है और उसके बाद में मुहाने पर लाने के बाद रेत के क्या करती है, इकट्ठा कर देती है, जिसको क्या बोला जाता है, डिपोजिशन बोला जाता है, निक्षेपण बोला जाता है। बात समझ में आ रही है। बोलिए टूटी हुई चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े को, टूटी हुई चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े को मुहाना पर लाकर इकट्ठा कर देती है, ठीक है, इकट्ठा कर देती है, उसी को क्या बोला जाता है, डिपोजिशन बोला जाता है। बात समझ में आ रही है। बोलिए तो डिपोजिशन का मतलब क्या होता है, डिपोजिशन का मतलब होता है कि छोटे छोटे जो चट्टान बन गए हैं, जिसको रेत बोलिएगा, ठीक है, छोटे छोटे चट्टान लिख लो, या रेत को क्या करती है, मुहाना पर ला करके इकट्ठा कर देती है, जमा कर देती है, जिसको डिपोजिशन बोला जाता है, निक्षेपण बोला जाता है, ठीक है। यह बात समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मिनट बना रहिएगा, देखते हैं ठीक ठाक आ रही है कि नहीं। चलिए सब कुछ ठीक ठाक आ रही है, समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो रिकैप करके पीछे देखिएगा, ठीक है, एकदम इसीलिए आराम से बोल रहे हैं कि कहानी जो है ना अच्छा से समझ में आ जाए, नहीं तो दिक्कत ही हो जाएगा। तो दिक्कत हो जाएगा तो बहुत बड़की दिक्कत हो जाएगा जी। देखो चलिए अब जो है ना नदी द्वारा, जब नदी बहती है पहाड़ से हो करके अपने साथ जो है अपक्षय करती है, अपरदन करती है, निक्षेपण करती है, ठीक है, तो देखो क्या क्या करती है, इसमें थोड़ा अच्छा से देखना, ठीक है। नदी जो है ना यह बहती है टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है, उसको बोला जाता है क्या, छिपरिका, जिसको रेपिडो बोलते हैं। चलिए बताते हैं डायग्राम से, डायग्राम जो है वह इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। चलो यहां देखिए सबसे पहले जो है यहां पहाड़, ठीक है, अब पहाड़ से क्या होती है, यहां से नदी का उद्गम हुआ, नदी निकली, ठीक है, पहाड़ से क्या होता है, उद्गम हो गया नदी का, और नदी यहां पर ऐसे आई तो जरूरी थोड़ी है कि नदी ऐसे चलिए जाएगी, नदी जो है अपने साथ इस तरह से ऐसे ऐसे चलेगी, ठीक है, ऊंचा नीचा चलेगी। अभी यही तो बताए टोपोग्राफी में ऊंचा वाच कि नदी जो है ना क्या चलती है, ऊबड़ खाबड़ सरफेस से चलती है ना, यह ऊबड़ खाबड़ सरफेस, यह कैसा सरफेस है मेरे दोस्त, तो यह सरफेस जो है ना ऊबड़ खाबड़ बोल सकते, ऊबड़ खाबड़। ऊबड़ खाबड़ का मतलब समझते हो ना कि ना समतल है और ना स्ट्रेट है, ठीक है, यह कैसा सरफेस है
सॉरी, वेरी सॉरी, ठीक है। सुनो, ऊबड़ खाबड़, सॉरी, वेरी सॉरी, ठीक है। यह ऊबड़ खाबड़ सरफेस है और यहाँ से नदी जो है ना यह गुजर रही है, ठीक है। नदी यहाँ भी आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, छिप्रिका बोलते हैं, ठीक है। तो नदी जब ऊबड़ खाबड़ सरफेस से क्या होती है, गुजरती है, तो उसको छिप्रिका बोला जाता है। और उसके बाद जो है ना ऊबड़ खाबड़ से चलते चलते इस तरह से यह नदी चला, चलते चलते जो है यह नदी गिर गया। तो जहां से गिर रहा है ना नदी, ऊपर से क्या गिर रहा है जी, नदी गिर रही है, नदी का पानी जो है गिर रही है, यहाँ पहाड़ से आया नदी, ठीक है, और ऊबड़ खाबड़ सरफेस से चलते हुए यहाँ पर आ गया। तो इसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है झरना, ठीक है। ऊपर से पानी जब नीचे गिरती है ना तो इसको क्या बोला जाता है, यहाँ पर हो गया झरना, ठीक है। छिप्रिका को बोला जाता है रेपिडो, ठीक है। समझ में आ रही है, बोलिए कि रेपिडो क्या होता है। रेपिडो का मतलब होता है कि नदी जो है ना ऊबड़ खाबड़ सरफेस से चलती है, ठीक है, तो उसको रेपिडो बोला जाता है या छिप्रिका बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया, झरना हो गया, पानी ऊपर से क्या कर रही है, यहाँ पर अब देखो पानी जो है ना यह नीचे गिर रही है, तो नीचे गिर रही है तो यहाँ पर एगो कुंड बनेगा ना, हो, पानी जब ऊपर से नीचे गिरेगी तो कुंड बन जाएगा, ठीक है। जहां पर पानी इकट्ठा होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अवनमन कुंड बोलेंगे, ठीक है। अवनमन कुंड हो गया, ठीक है। जहां पर पानी क्या हुई, डायग्राम इंपॉर्टेंट है जियोग्राफी में, यहां से पहाड़ से नदी निकली, ऊबड़ खाबड़ सरफेस से चल रही है तो इसको बोलेंगे छिप्रिका। उसके बाद पानी यहां से ऊपर से नीचे गिर रही है, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है। ग्रेडियंट का मतलब होता है हाइट, ठीक है, ऊंचाई, किसी ऊंचाई से पानी गिर रही है तो उसको क्या बोला जाता है, झरना बोला जाता है। और एक कहानी लिखना है तो मेरे दोस्त लिख लो कि जब नदियां जो है ना उद्गम स्थान से निकलती है ना तो किस आकार की घाटी बनाती है, भी आकार की घाटी बनाती है, जिसको गार्ज बोला जाता है, ठीक है। यह सवाल आई है कि नदी जब उद्गम स्थान से निकलती है, उद्गम स्थान से निकलती है, उद्गम स्थान से निकलती है तो भी इस तरह से भी आकार की घाटी बनाती है, भी आकार की घाटी बनाती है, जिसे गार्ज बोला जाता है, गार्ज कहते है। समझ में आई बात कि गार्ज क्या होता है, तो गार्ज होता है कि नदी जब भी आकार की घाटी बना लेती है ना तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गार्ज बोलते हैं। समझ में आ रही है, तो बोलिए एग्जाम्पल में कौन कौन लिखिएगा, तो एग्जाम्पल में लिख लीजिए सिंधु नदी, सतलज नदी, सतलज नदी, और उसके बाद में ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना यह क्या होता है, यह गार्ज ऐसा बनाता है। उसके बाद में यही जो है ना भी आकार की घाटी जो है, देख रहे हो यहाँ पर इस तरह से जो है ऐसे चल रहा है कुछ, ठीक है। कैसा घाटी बना रहा है जी, ध्यान से चलो, हम समझा रहे हैं, इस तरह से बन रहा है ना, बोलिए। तो यह जो है भी आकार की घाटी बन रहा है और यही धीरे 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 रे मना धीरे सब कुछ है, ठीक है। अच्छा से समझना है, तो यह भी आकार की घाटी बन रही है। अब इसमें कटाव ज्यादा होगा, ठीक है। तो यह कटाव जो है ना सीधा इसे नीचे आ जाएगा ना, यहाँ से नदी जाना चाहेगी और यहाँ से सीधे आएगी और फिर ऐसे चलेगी। समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं समझ रही है तो समझने का प्रयास करिए। डायग्राम यहाँ से निकली नदी तो देखो यहाँ से ऐसे जा रही है ना, तो यह कैसा आकार बन रहा है, तो इस भी आकार का बन रहा है। इसी को तो हम लोग गार्ज बोलते हैं। और इसे चल रही है टेढ़ा मेढ़ा, भी आकार के साथ चल रही है ऊबड़ खाबड़ सरफेस के साथ, तो उसको हम लोग बोलते हैं छिप्रिका, रेपिडो। और यह गार्ज में बहुत ज्यादा कटाव होगी, ठीक है। यह मिट्टी है ना, हो, अब यह कटेगा धीरे धीरे जो है ना ऐसे कटेगा, ठीक है। तो यह वाला भाग जो है ना इस तरह से कटते जाएगा, इस तरह से कटते हुए आएगा। नदी ऊपर से नीचे गिरेगी, जाना चाहेगी ऐसे और फिर नीचे गिरेगी, यहाँ सरफेस होगा, फिर ऐसे चलेगी। तो देख रहे हो क्या बना रहा है, यह आई बना दे रहा है, ठीक है। तो ज्यादा कटाव के कारण, ठीक है, ज्यादा कटाव के कारण गार्ज गहरा हो जाता है तो आई आकार की घाटी बनाती है। जैसे अमेरिका का कोलोराडो नदी जो है ना यह क्या करता है, अमेरिका का कोलोराडो नदी जो है यह क्या करता है, यह जो है ना सबसे बड़ा कैनियन बनाता है। बात समझ में आ रही है, बोलिए, मिटा दे यह वाला डायग्राम, समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। यदि कटाव ज्यादा हो जाता है, ज्यादा हो जाता है तो आई आकार की घाटी बनती है, ठीक है। आई आकार की घाटी बनती
है, जिसे जिसे कैनियन कहा जाता है, ठीक है, जिसे कैनियन कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल में सबसे बड़ा कैनियन कौन है जी? तो ग्रैंड कैनियन, ठीक है। ग्रैंड कैनियन, ग्रैंड कैनियन जो है ना यह सबसे बड़ा है कैनियन। कौन बनाता है? तो अमेरिका के जो है ना कोलोराडो नदी क्या करता है? यह ग्रैंड कैनियन बनाता है। समझ में आ रही है बात कि सबसे बड़ा कैनियन कौन बनाता है? तो अमेरिका के जो है ना कोलोराडो नदी। सबसे बड़ा कैनियन कौन हो गया? ग्रैंड कैनियन। और कौन बनाता है? तो अमेरिका के क्या करता है? कोलोराडो नदी, कोलोराडो नदी, ड है कोलोराडो नदी क्या करता है? सबसे बड़ा ग्रांड बनाता है, सबसे बड़ा कैनियन बनाता है। तो यह बात दोनों समझ में आ रही है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। नदी जब उद्गम स्थान से निकलती है तो भी आकार की घाटी बनाती है, क्वेश्चन आई हुई है। और यदि यह गार्ज जो है ना बहुत ज्यादा गहरा हो जाएगा, अचानक से सटक करके नीचे आ जाएगा, आई आकार की घाटी बना देगी, जिसे कैनियन कहा जाता है। सबसे बड़ा कैनियन जो है ना वह ग्रैंड कैनियन है, जो कौन बनाता है? अमेरिका के कोलोराडो नदी बनाता है, ठीक है। यहाँ पर झरना, अब झरना से पानी हो रही है, नीचे गिर रही है, तो इसको क्या बोलेगा? अवनमन कुंड बोला जाता है, ठीक है। इसको क्या बोला गया? अवनमन कुंड बोला गया। और उसके बाद में यहाँ से नदी जो है ना क्या करेगी? यहाँ से बहना स्टार्ट कर देगी। और नदी किस तरह से जाएगी? ऐसे ऐसे जाएगी, ठीक है। नदी इस तरह से क्या हुई? गाई इस तरह से क्या करती है? नदी जो है ना वह बहते हुए चल जाती है। तो यह कौन सी घाटी बना देती है? तो यहां से देखो नदी जो है ना वह एस आकार की घाटी बनाती है, ठीक है। एस आकार की क्या कर रही है? घाटी बना रही है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? वितरिक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं मिनांडर, ठीक है। काटेगी तब वितरिका बनेगा, ठीक है। यह एस आकार की क्या हो रही है? घाटी बन रही है, जिसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है मिनांडर, ठीक है। इसको क्या बोला गया? तो इसको बोला गया मिनांडर। समझ में आ रही है? बोलिए कि अवनमन कुंड से जैसे ही नदी बाहर बह रही है, ठीक है, एस आकार की घाटी बना करके बह रही है, तो उसको क्या बोला जाता है? मिनांडर बोला जाता है। और यही एस आकार की घाटी को काट करके नदी जो है ना यहाँ से ऐसे जाना चाह रही थी, ठीक है। ऐसे नहीं जा करके नदी जो है ना यह सीधे चल जाती है, ठीक है, यहाँ से छट जाती है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? छाटन नदी, ठीक है। इसी को बोलते हैं गोखुर नदी, ठीक है, या इसी को बोला जाता है ऑक्सबो लेक, ठीक है। समझ में आ रही बात? यह कैसा हो जाता है? तो यह जो हो जाता है ना गाय के जो खोर होता है ना उस तरह से हो जाता है, इसीलिए इसको गोखुर झील भी बोला जाता है, ठीक है। इस आकार की घाटी को काट करके नदी क्या हो गई? यह जो है ना सीधा हो गई, ठीक है। इस आकार की घाटी काट कर सीधा हो गई, ठीक है। सीधा हो गई तो क्या बोला जाएगा? सीधा हो गई तो बताइए, इस आकार की घाटी को काट कर नदी क्या हो जाती है? सीधा हो जाती है, तो इसको गोखुर झील बोला जाता है, ठीक है। गोखुर झील बोल दीजिए, या इसी को बोला जाता है छाटन झील, ठीक है। छाटन झील बोला जाता है, या इसी को बोला जाता है ऑक्सबो लेक, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है? ऑक्सबो लेक, ठीक है। बोलिए, या ऑक्स का मतलब होता है बैल। बैल के जो खोर होता है ना पंजा का, उसी के आकार का हो जाता है इस आकार की यह घाटी बना करके। उसके बाद सुनो, अब कहानी में और ज्यादा इंटरेस्टिंग आएगा। उसके बाद क्या होगी? नदी जो है ना इस आकार की घाटी बना के सीधे तो हो गई। अब सुनो, यहां से नदी क्या करेगी? यह इधर भी चल जाएगी, इधर भी चल जाएगी, इधर भी चल जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर नहीं करो, इधर भी चल जाएगी, ठीक है। मतलब कई सारे भागों में बंट गया, तो इसको क्या बोलेंगे? वितरिका, ठीक है। वितरिका लिख दिए। वितरिका क्या होता है? वितरिका जो है ना, वितरिका जो है यह क्या है? नदी जो है ना इस आकार की घाटी को काट कर सीधा हो गई तो गोखुर झील, और गोखुर झील के बाद जो है नदी मुहाने पर जाने के बाद क्या हो जाती है? कई सारे भाग में बंट जाते हैं, जिसको बोला जाता है वितरिका, ठीक है। तो लिख देना है कि नदी मुहाने पर जाने के बाद, मुहाने पर जाने के बाद कई सारे भागों में बंट जाती है, ठीक है। कई सारे भागों में बंट जाती है, तो उसे क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है वितरिका, ठीक है। उसको बोला जाता है तो उसे वितरिका
कहते हैं। अब सुनो, यह नदी जो है कई सारे भागों में बट गई, देख रहे हो यहाँ से स्पीड जो है ना बहुत ज्यादा है, और वहां पर स्पीड जाने के बाद, मुहाने पर जाने के बाद यह अंतिम अवस्था में पहुंच गई है जी। मुहाना पर आने के बाद नदी क्या हो गई, अंतिम अवस्था में आ गई। तो अब स्पीड एकर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अपने साथ लाए हुए मिट्टी को क्या करेगा, यह कहीं जमा कर देगा ना, तो अपने साथ लाए हुए मिट्टी को जमा कर देगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा, ठीक है। और तनी तनी मिट्टी को जमा करेगा तो उसको बोला जाता है रोधिका, ठीक है। नेचुरल लेविस मिट्टी क्या हो जाएगा, ठीक है। तो नेचुरल लेविस यही तो होगा कि अपने साथ नदी जो मिट्टी को ला रही है, यहां से काट करके पूरा मिट्टी को तो हिला रही है जी, ठीक है। तो क्या होगा, इसको हम लोग बोलेंगे नेचुरल लेविस। और यह नदी के किनारे क्या करती है, इकट्ठा कर देती है, कम मात्रा में इकट्ठा करेगा तो इसको रोधिक बोला जाएगा, ठीक है, रोधिका बोला जाएगा। और जैसे ज्यादा मात्रा में इकट्ठा कर देगा ना, तो इसको बोला जाएगा डेल्टा, ठीक है। समझ में आई बात। अच्छा, एक सवाल हम यहाँ पर छोड़ दिए कि सवाल पूछा था ना कि अवनमन कुंड में जो है ना, जब नदी छिप्रिका से होते हुए जब झरना से पानी नीचे गिरती है, तो अवनमन कुंड में क्या होता है, अपर्दन होता है, निक्षेपण होता है, क्या होता है कि अपक्षय होता है। तो अवनमन कुंड में जो है ना, यहाँ पत्थर टूटी होगी और उसके बाद में अपने साथ आई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अपक्षय और उसके बाद अपर्दन दोनों होता है। अपक्षय लिख लीजिएगा, अपक्षय एवं अपर्दन, अपक्षय एवं अपर्दन दोनों होती है। और यह सवाल आई है जी, दोनों होती है। समझ में आई बात। अपक्षय और अपर्दन जो है कहानी बताए हैं अभी जस्ट, अपक्षय एवं अपर्दन के बारे में। वेदरिंग और डिपोजिशन बताए, वेदरिंग और इसको क्या बोलेंगे, इरोजन। डिपोजिशन का मतलब होता है निक्षेपण, ठीक है। यह क्या होता है, अवनमन कुंड में होता है, ठीक है। और सुनो, नदी जो है ना अपने द्वारा लाए गया मिट्टी, ठीक है, अपने खींच करके जो मिट्टी को ला रही है और क्या कर रही है, यह तट पर लेकर के जमा कर दे रही है। तो जो इस मिट्टी से निर्माण हो रहा है उसको डेल्टा हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो अपने द्वारा लाई गई मिट्टी को जब किनारे पर जमा करती है, किनारे पर जमा कर देती है, तो उसे नेचुरल लेविस कहते हैं, ठीक है, नेचुरल लेविस कहते हैं। और यदि कम मात्रा में मिट्टी जमा कर रही, यदि नदी कम मात्रा में मिट्टी जमा करती है, तो उसे रोधिका बोलते हैं, ठीक है, रोधिका कहते हैं। और अत्यधिक मात्रा में, ठीक है, यदि लाया मिट्टी और यहां से मिट्टी लाने के बाद कुछ ऐजा छोड़ दिया, कुछ ऐजा छोड़ दिया, यहां पर जो है ना मिट्टी छोड़ दिया, यहां पर ला करके मिट्टी छोड़ दिया, तो यह क्या हो गया, यह रोधिका हो गया। यही मिट्टी के मेरे दोस्त यहां पर ला करके इसे बड़ा कर देता, तो यही रोधिका मिल करके क्या बन जाता, डेल्टा बन जाता, ठीक है। कहानी समझ में आ रही है। यह मिट्टी को ला करके थोड़ा सा छोड़ दिया तो रोधिका कहीं यहाँ छोड़ दे रहा है, कभी वहां छोड़ दे रहा है, और वह मिट्टी को एक जगह लेकर के क्या करेगा, सब को लपेट करके और एक जगह छोड़ देगा, तो वह क्या कहलाएगा, डेल्टा कहलाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात। बोलिए, यदि नदी कम मात्रा में मिट्टी जमा करती है तो उसे रोधिका कहते हैं। और यह अत्यधिक मात्रा में जमा करती है तो उसे डेल्टा कहते हैं, ठीक है, डेल्टा कहते हैं। सबसे बड़ा डेल्टा जो है ना वह कौन बनाता है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। और सबसे बड़ा डेल्टा जो है ना वह सुंदरवन डेल्टा है, पश्चिम बंगाल का, ठीक है। यह सवाल यह भी आई हुई है, यह मितारे लिखा हुआ डायग्राम जो है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एक बार में समझने के लिए, ठीक है। बोलिए, नदी के बारे में थोड़ा सा अच्छा से समझिएगा। यह सब तो टेलर है, अभी फिल्म जो है ना देखते चलिएगा, जियोग्राफी मेन है, ये तो टोपोग्राफी की बात बोल रहे हैं। इस पर 2 लेक्चर होना चाहिए। एक लेक्चर में प्रयास तो करते हैं कि खत्म हो जाए, लेकिन हमको नहीं लगता है कि खत्म होगा, क्योंकि हम बताएंगे तो अच्छा से बताएंगे, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर बता दिए, ठीक है। यह समझ में आ गई तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुनो, यदि नदी जो है ना क्या होती है, नदी यदि निकलती है यहाँ कहाँ से, तो नदी मैदान से निकलेगी, खेतों से होकर के निकलेगी, तब ना मिट्टी लेकर के चलेगी साथ में जी। लेकिन यह जो है क्या होता है, यह अपने खेतों से यदि नहीं चलती है,
खेत से नहीं चलेगी नदी तो क्या होगा, यह अपने साथ मिट्टी को नहीं लाएगा, ठीक है। और यदि दो पहाड़ों के बीच में नदी चलेगी, ठीक है, यहाँ पर यह नदी निकल रही है और यहाँ पर क्या है, माउंटेन है, ठीक है, यहाँ पहाड़ है और उसके बाद में यहाँ पर भी पहाड़ है, ठीक है, और नदी जो है ना बीच से क्या हो रही है, बहते हुए जा रही है। तो बताओ यहाँ कटाव ज्यादा होगा, पत्थर का कटाव तो ज्यादा होगा ही नहीं। यदि यह मैदानी क्षेत्र रहता तो काट करके मिट्टी को लेकर के आगे चलता भी, लेकिन यहाँ तो क्या है, पर्वत है। तो नदी जब दो पर्वत के बीच से होकर के गुजरती है तो अपर्दन जो है ना वह ज्यादा, वह अपर्दन जो है ना वह कम होता है और इस स्थिति में नदी जो है ना वह डेल्टा का निर्माण नहीं करके एस्चुरी का निर्माण करता है, ठीक है। यहाँ पर अपर्दन कम हुआ, यहाँ कटाव कम हुआ, मिट्टी को लेकर के कम चला, तो यह क्या करता है, यह बनाता है आपका एस्चुरी, ठीक है, जिसको ज्वार नद बोलते हैं। तो लिखते चलना है कहानी को। यदि नदी दो पर्वत के बीच से होकर गुजरती है, यदि नदी दो पर्वत के बीच से होकर गुजरती है तो कटाव कम होता है, ठीक है, कटाव कम होता है और डेल्टा का निर्माण न करके ज्वार नद का निर्माण करती है, ठीक है, ज्वार नद का निर्माण करती है, ठीक है। यह क्या करती है, ज्वार नद का निर्माण करती है। ज्वार नद का बोलते हैं एस्चुरी, ठीक है, ASTURAY। ज्वार नद को क्या बोला जाता है, एस्चुरी बोला जाता है। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा क्या आप, ताप्ती नदी और नर्मदा नदी, ठीक है, ताप्ती नदी और उसके बाद में क्या लिखेगा, नर्मदा नदी। यह बीपीएससी में आया हुआ है जी। 4 गो ऑप्शन दे लेता ना कि निम्न में से कौन सा नदी जो है ना वह सबसे अलग है, तो नर्मदा नदी जो है ना उसका ऑप्शन होगा। नर्मदा नदी को कहा जाता है कि धोखा मिला और यह बेचारी जो है ना अपने प्यार में यह उल्टा बहना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलता है, अमरगंडक से निकलता है। जो नर नहीं मरेगा वह कैसा होगा, अमर होगा। तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। कहानी बताएंगे कौन नदी कहाँ से निकलता है, अभी जो है ना जो बता रहे उसको ध्यान से समझते चलिएगा। तो ज्वार नद समझ में आई बात कि यदि नदी जो है ना दो पर्वत से होकर के गुजरेगी तो यहाँ पर क्या होगा, कटाव कम होगा और अपर्दन कम होगी, जिससे क्या होगा, मिट्टी का निर्माण भी कम होगा, मिट्टी कम कटेगी और डेल्टा नहीं बना करके क्या बनाएगी नदी, ज्वार नद बनाएगी, एस्चुरी बनाएगी। तो एस्चुरी समझ में आ गया, डेल्टा समझ में आ गया, रोधिका समझ में आ गया। बोलिए कि रोधिका का मतलब होता है कि मिट्टी कम जमा करे तो रोधिका, और कई सारे रोधिका को मिला देंगे तो बन जाएगा डेल्टा। सबसे बड़ा डेल्टा कौन, तो सुंदरवन का डेल्टा। सबसे ज्यादा एस्चुरी कौन बनाती है, गोदावरी नदी बनाती है, जबकि मैदानों से होकर के गुजरती है जी, ठीक है। नोट में लिखते चलो, VVI कहानी है, ये सब यही सब सवाल पूछता है। गोदावरी नदी मैदानों से होकर के गुजरती है, ठीक है, मैदानों से होकर गुजरती है, ठीक है, मैदानों से होकर गुजरती है और यह डेल्टा का निर्माण न करके, और यह डेल्टा का निर्माण न करके, और यह डेल्टा का निर्माण न करके एस्चुरी ज्वार नद का निर्माण करती है, ज्वार नद का निर्माण करती है, ठीक है, निर्माण करती है, ठीक है। सबसे ज्यादा ज्वार नद कौन बनाती है, गोदावरी नदी। यह भी कहानी लिखो, गोदावरी नदी सबसे ज्यादा ज्वार नद बनाती है, ठीक है। सबसे ज्यादा ज्वार नद कौन बनाता है, तो सबसे ज्यादा ज्वार नद जो है ना वह गोदावरी नदी बनाती है। तो एस्चुरी समझ में आ गया। देखो एक बच्चा जियोग्राफी ऑनर्स लिया था, तो हम कहें कि बाबू जियोग्राफी ऑनर्स लिया है तो तू अच्छा से पढ़ ले होगा ज्योग्राफी, तो कहा गया एकदम ज्योग्राफी में आस्क एनी क्वेश्चन, तो कहे कि बताओ यहाँ पर इसी से क्वेश्चन पूछे थे कि एस्चुरी क्या होता है, तो कह रहा है कि एस्चुरी कहाँ पढ़ेला है, बताए ना जी कि एस्चुरी क्या होता है। नदी जब दो पर्वत के बीच से होकर के बहती है तो कटाव कम होगा, पहला बात पत्थर टूटेगा ही नहीं,
दो पर्वत के बीच से यदि नदी बहेगी तो पत्थर कहां से टूटेगा, कटाव होगी लेकिन कम होगी। यहां पर मिट्टी का कटाव बहुत कम होगा, जिससे नदी क्या करेगी, डेल्टा का निर्माण न करके, ठीक है, यह बना देगी ज्वार नद। जो मिट्टी जमा कम मात्रा में कर दी ना, उसको एस्चुरी बोला जाता है, ज्वार नद बोला जाता है, ठीक है। कम मात्रा में मिट्टी कर रही है, मैदानों से होकर के गुजर रही है तो रोधिका, ठीक है, पर्वत से होकर के गुजर रही है, और जो मिट्टी जमा कर रही है उसको एस्चुरी, मैदानों से होकर के गुजर रही है तो रोधिका। बात सुनो, ऐसा नहीं कि कंफ्यूजन में पड़ जाइएगा कि यहाँ कम मिट्टी तो रोधिका बोले और यहाँ पर भी कम मिट्टी को ज्वार नद बोल रहे हैं। यदि नदी दो पर्वत के बीच से होकर के गुजरती है तो कटाव कम होता है, जिससे मिट्टी जमा करती है उसको ज्वार नद बोलते हैं। मैदान से होकर के गुजरती है, मिट्टी जमा करती है कम मात्रा में, मिट्टी एक पास है ज्यादा, ठीक है, लेकिन एक जगह नहीं जमा किया, थोड़ा थोड़ा करके सबो जगह लेकर के चल गया, ठीक है, तो इसको बोलेंगे रोधिका। और कई सारे रोधिका मिल करके डेल्टा का निर्माण कर देगा। अत्यधिक मात्रा में यदि बना देगा, मिट्टी जमा कर देगा तो उसको डेल्टा बोलेंगे, ठीक है। इसके पास तो मिट्टी है ही नहीं, समझ में आ रही है। तो यह क्या करता है, पर्वत से बीच से होकर के गुजरती है तो यह ज्वारनद का क्या करती है, निर्माण करती है। और यह बात याद रखेगा कि गोदावरी नदी जो है ना, वह सबसे ज्यादा ज्वारनद बनाती है। यह पहला बात हो गया। दूसरा बात हो गया, तीसरा बात लिखो, सुंदरवन का डेल्टा जो है ना, यह सबसे बड़ा डेल्टा है। कहां पर, पश्चिम बंगाल में। जो कौन बनाता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। लिख लो सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा, यह कहानी आया हुआ है जी, ठीक है, क्वेश्चन कि सुंदरवन डेल्टा जो है ना, वह कौन सा नदी बनाती है। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी करती है, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। लिख लो सुंदरवन डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है, सबसे बड़ा डेल्टा है जो गंगा नदी एवं ब्रह्मपुत्रा नदी, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा नदी बनाती है, ठीक है। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी क्या करती है, सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। सुंदरवन डेल्टा कहां पर है, तो पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल में क्या है, सुंदरवन डेल्टा है। उसके बाद और क्या लिखोगे, और लिखोगे अमेरिका का जो है ना, अमेरिका बोल रहे हैं, अमेरिका के मिसिसिपी नदी जो है ना, वह पक्षीपाद की तरह डेल्टा बनाता है। लिखोगे, चलो बता ही देता हूं। अमेरिका के जो है ना मिसिसिपी नदी जो है वह पक्षीपाद की तरह डेल्टा बनाती है। लिख लो। चलो, रूस का ओब नदी का चौड़ा जो मुहाना जो है ना, वह चौड़ा होता है। यहाँ पर मुहाना पर जाने के बाद नदी क्या हो जाती है, चौड़ा हो जाती है ना, इसकी स्पीड कम हो गया। देख लो, यहाँ पर नदी सीधे चल रही है और यहाँ फैल गया, ठीक है। मुहाने पर जाने के बाद कई सारे भागों में बट गया, जिसको वितरिका बोलते हैं, ठीक है। यहाँ स्पीड कम हो गया तो सबसे ज्यादा मुहाना चौड़ा किस नदी का होता है, तो रूस के ओब नदी का होता है, ठीक है। तो लिख लो, लिखना है तो मिटा दें। चलिए, डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम को बनाते चलिएगा, प्लीज डायग्राम को बना लीजिएगा, नहीं तो इसमें आपका घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। चलिए, क्या लिखना है, तो नोट में बात डाल करके लिख लो कि अमेरिका के मिसिसिपी नदी, अमेरिका के मिसिसिपी नदी, मिसिसिपी नदी, अमेरिका के मिसिसिपी नदी पक्षी की तरह डेल्टा बनाती है, ठीक है, डेल्टा बनाती है। उसके बाद में दूसरा लिख लीजिएगा, पक्षीपाद की तरह डेल्टा बना दिया। और रूस का ओब नदी का जो मुहाना होता है ना, सबसे चौड़ा होता है। लिख लो, सबसे चौड़ा जो है ना, किस नदी का मुहाना है, तो रूस के ओब नदी का मुहाना सबसे चौड़ा होता है, ठीक है, सबसे चौड़ा होता है। तो रूस के ओब नदी का मुहाना सबसे चौड़ा होता है। यह ओब नदी जो है ना, यह कैसे बहता है, दक्षिण से उत्तर की तरफ बहता है जी, दक्षिण से उत्तर की तरफ बहता है, ठीक है। दक्षिण से उत्तर के तरफ क्या होती है, यह बहाव होता है। समझ में आई बात। तो रूस के ओब नदी का बहाव कैसा होता है, तो रूस के ओब नदी का बहाव जो है ना, वह दक्षिण से उत्तर की तरफ होती है। बोलिए, बात समझ में आई। तो नदी द्वारा यह था क्या, आपका टोपोग्राफी। अब हेडिंग लगा लीजिएगा क्या, समुद्र द्वारा टोपोग्राफी। तो देखते हैं, 1 मिनट, टाइम कितना हो गई है, ठीक है, बना रहिएगा। समुद्र द्वारा जो है ना, आपका टोपोग्राफी खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए, सब कुछ जो है वह ठीक ठाक आ रही है, समझ में आ रही है, बोलिए समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद। हेडिंग लगाइए, समुद्र द्वारा स्थलाकृति, ठीक है। चलिए,
समुद्र द्वारा स्थलाकृति, ठीक है। नदी द्वारा स्थलाकृति समझ में आ गई। अब बता देता हूं समुद्र द्वारा स्थलाकृति कल की क्लास में क्या बता देंगे, तो कल की क्लास में जो है ना वह बता देंगे भूमिगत जल द्वारा स्थलाकृति, और उसके बाद बता देंगे क्या वाइंड द्वारा जो है ना स्थलाकृति। तो 2 स्थलाकृति आज और 2 स्थलाकृति काल है, ठीक है। इस तरह से टोपोग्राफी खत्म हो जाएगी। चलिए यह समझ में आई जी। नदी वाला जो है ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही था, नदी वाला, और यहीं से सवाल ज्यादा उठाता है। गाज क्या होता है, कैनियन क्या होता है, ग्रैंड कैनियन कैसे बनाती है सबसे बड़ा कैनियन, यह बात बताए। कौन सी घाटी बनाती है, वी आकार की घाटी कब बनती है, आई आकार की घाटी कब बनती है, कहानी तो बताए ही। अब हेडिंग लगाइए समुद्र द्वारा स्थलाकृति, ठीक है। चलो मिटार लेने दो 1 मिनट। समुद्र द्वारा स्थलाकृति, गर्मी का दिन आ गए ना जी, तो यह कपड़ा भी सूख जाती है, और उसके बाद जो है ना फ्रिक्शन यहाँ पर घट जाता है, ठीक है। मिटरता भी नहीं है, फोर्स ऑफ कोहेसिव जो है ना वह आपका घट जाता है, एडहेसिव बढ़ जाता है, फिजिक्स में बताना है। चलिए तो यहाँ पर टोपोग्राफी पढ़ा रहे हैं ना, यही ना। अब सुनो, यहाँ पर समुद्र द्वारा स्थलाकृति, ठीक है। समुद्र द्वारा स्थलाकृति क्या होती है, तो सबसे पहला बात कि समुद्र में जो कचरा बहती है ना उसको क्या बोला जाता है, ठीक है, उसको सिल्ट बोला जाता है। तो समुद्र में बह रही कचरा को क्या बोला जाता है, सिल्ट बोला जाता है। और यही सिल्ट जो है ना क्या होती है, आ करके किनारे पर जमा हो जाती है, ठीक है। जब किनारे पर जैसे ही जमा हो जाएगा तो यह समुद्र है। सपोज करो, देखो समझने का कहानी जो है ना वह समझिएगा। समुद्र में कचरा बह रही है जिसको सिल्ट बोलेंगे, यह समुद्र हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना हम जहाँ है सरफेस है, यह पूरा कचरा बह रही है। तो कचरा को समुद्र की लहर जो है ना वह ढकेल करके यहाँ पर ला देगा, ठीक है, या यहाँ जमा कर दिया हमारे आगे जस्ट, और इसके बाद क्या है, सरफेस है, ठीक है। इसके बाद सरफेस है, इधर समुद्र है और उधर कचरा बह रही है, ठीक है। कचरा को ढकेल करके और कहाँ कर देता है, यहाँ कर देता है, और पानी की लहर जो है ना इसमें आ जाती है, ठीक है। पानी यहाँ आ करके जमा हो जाती है, तो एक झील बन जाएगा ना। नहीं समझा, ना समझा। नदी के किनारे जो है ना आप चले जाइए, ठीक है। और उसके बाद में जो कचरा बह रही है नदी में, तो वह कचरा को समुद्र की लहर ढकेल करके किनारे लगा देगी, यस और नो। और उसके बाद में जो पानी का लहर होगा वो कचरा के उस तरफ जा करके पानी इकट्ठा हो जाएगी। ज्यादा मात्रा में हो गई तो एक झील बनेगा ना जी। इस झील को हम लोग बोलते हैं लैगून झील। और सबसे बड़ा लैगून झील कौन है, तो उड़ीसा का झील है, ठीक है। सबसे बड़ा झील जो है ना वह कौन है, उड़ीसा का चिल्का झील, और यह सबसे बड़ा लैगून झील है। लिख दें, बोलिए। समुद्र द्वारा स्थलाकृति, समुद्र में बह रहे कचरा को, समुद्र में बह रहे कचरा को सिल्ट कहा जाता है, ठीक है। सिल्ट कहा जाता है, ठीक है। और यदि सिल्ट किनारे पर आकर जमा हो जाती है और पानी स्टोर हो जाता है, जिससे झील का निर्माण होती है, उसे लैगून झील कहा जाता है, ठीक है। उसे लैगून झील कहा जाता है। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा कि सबसे बड़ा लैगून झील कौन है, तो सबसे बड़ा लैगून झील जो है ना वह उड़ीसा का चिल्का झील। लिख लो, सबसे बड़ा लैगून झील कौन है, तो चिल्का झील। और यह कहाँ है चिल्का झील जी, तो यह है उड़ीसा में, ठीक है। उड़ीसा में क्या है, चिल्का झील है। उसके बाद में दूसरा कहानी लिखो। यदि समुद्र में जो क्या है, तो समुद्र में जो आपका रेत है, यदि यह रेत ला करके किनारे पर जमा कर देगी
तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पुलिन बोलेंगे। पुलिन का इंग्लिश होता है बीच। तो सुने हैं ना, गोवा वाली बीच के बेबी आंखें मीच के, या कुछ ऐसा गाना था, समझ में आ रही है? बोलिए। तो यह क्या है, यदि रेत को समुद्र ला करके किनारे पर जमा कर देगी तो जिससे निर्माण होगा ना, उसको बीच कहेंगे, ठीक है। जबकि कचरा को, सिल्ट को, कचरा बोले तो सिल्ट, और इसको ला करके क्या करती है, समुद्र किनारे पर जमा कर देती है, और जो इससे झील का निर्माण होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, लैगून झील। और सबसे बड़ा लैगून झील कौन है, तो यह आपका चिल्का झील है, ठीक है, उड़ीसा का। चलिए और क्या लिखिएगा, तो दूसरा लिख लो, यदि समुद्र रेत को लाकर किनारे पर जमा कर देती है, किनारे पर जमा कर देती है तो पुलिन का निर्माण करता है, ठीक है। पुलिन बीच का निर्माण करता है, ठीक है, बीच का निर्माण करता है। समझ में आ रही है बात? अच्छा, नोट में एक बात लिखोगे कि समुद्र के पानी का खारेपन का कारण क्या है। समुद्र का पानी जो है ना वह खारा होता है। तो समुद्र का पानी खारा होता है क्या हो, तो समुद्र का पानी खारा होता है आपका, इसमें जो उपस्थित आपका नमक है ना, जिसके कारण क्या होते हैं, समुद्र का पानी खारा होते हैं, ठीक है। समुद्र का पानी खारा क्यों होता है, तो समुद्र का पानी खारा होता है इसमें उपस्थित नमक के कारण, क्योंकि सरफेस जो है ना वह क्या है, तो सरफेस के बारे में बताएंगे, नमकीन, ठीक है। जैसे कि आपका यह बोर्ड नमकीन, हमारा छत नमकीन, सरफेस नमकीन, आपका छत नमकीन। बारिश हुई तो छत का पानी, नदी का पानी, नहर का पानी, ठीक है, आपके शौचालय का पानी सब एक जगह इकट्ठा हो जाएगी और कहाँ चल जाएगी, नली में। नली से कनेक्ट होगा नहर, नहर से कनेक्ट होगा क्या, नदी, नदी से कनेक्ट होगा आपका गंगा, गंगा से कनेक्ट होगी समुद्र। तो सब पानी जो है ना क्या है, मिल करके समुद्र में जा रही है, इसकी डेंसिटी को बढ़ा दे रही है। पानी क्या कर दे रही है, तो पानी को जो है ना वह खारा कर दे रही है, ठीक है। पानी को क्या कर दे रही है, यह खारा कर दिया, ठीक है, जिसके कारण समुद्र का पानी क्या हो गया, यह खारा हो गया, नमकीन हो गया, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो देखिए, समझ में आ गई। चलिए अब देखो, समुद्र द्वारा निर्मित स्थलाकृति, समुद्र द्वारा निर्मित, समुद्र द्वारा स्थलाकृति, और समुद्र द्वारा देखो निर्मित स्थलाकृति क्या क्या बनेगा, निर्मित स्थलाकृति, ठीक है। समुद्र द्वारा निर्मित स्थलाकृति सबसे पहले क्या बनाए, तो गल्फ होता है, बे होता है, बाइट होता है, गल्फ, बे, बाइट, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, गल्फ हो गया, बे हो गया, बाइट हो गया, यही ना होता है। सबसे बड़ा गल्फ जो है ना वह होता है बंगाल की खाड़ी, ठीक है। सबसे बड़ा बे बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, और सबसे बड़ा गल्फ जो है ना वह क्या होता है, तो सबसे बड़ा गल्फ आपका मैक्सिको का गल्फ है। चलो बताता हूं, समुद्र द्वारा निर्मित स्थलाकृति, ठीक है। इस तरह से जो है ना डायग्राम ऐसे बनाइएगा, जैसे जैसे डायग्राम बना रहे हैं आप भी वैसे वैसे डायग्राम को जो है ना वह बनाना है। ऐसा नहीं हम जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे हमको भी बोलना है, बोलो, जैसे जैसे हम बोलेंगे वैसे वैसे आप भी बोलिएगा, ऐसा नहीं है जी। सुनो, इस तरह से क्या है, यह समुद्र है, ठीक है, यह सब समुद्र है। डायग्राम इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहे हैं, यह आपका समुद्र में, ठीक है। अब सुनो, तो सबसे पहले आएगा आपका गल्फ, ठीक है। यदि छोटा सा इस तरह से हो, ठीक है, आकार, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गल्फ, ठीक है। यदि पानी तनी सानी मात्रा में, तनी सानी बोले तो छोटा मात्रा में क्या करती है, समाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गल्फ बोलते हैं। समुद्र की लहरें से कम कटाव हुआ, यहाँ पर आपका सरफेस, समुद्र आया और काट दिया इतना सरफेस को, तो समुद्र की कम कटाव होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, गल्फ बोलते हैं, ठीक है। कम कटाव को, समुद्र के द्वारा कम कटाव को लिखे यहाँ पर, पहला गल्फ है, समुद्र के द्वारा कम कटाव को गल्फ कहा जाता है, गल्फ कहा जाता है, ठीक है। तो यह गल्फ क्या है, तो गल्फ समुद्र का सरफेस जो क्या कर रहा है, यह काट रहा है। समुद्र की लहर आएगी, इस सरफेस को काट देगी, छोटा सा काटेगी, तो इसको गल्फ बोला जाएगा, ठीक है। तो समुद्र के द्वारा कम कटाव को गल्फ कहा जाता है, ठीक है। सबसे बड़ा गल्फ क्या होगा, तो मैक्सिको का गल्फ, ठीक है। सबसे बड़ा गल्फ है
सबसे बड़ा गल्फ मैक्सिको का गल्फ है, मैक्सिको का गल्फ हो गया, ठीक है, मैक्सिको का गल्फ है। उसके बाद में गल्फ से कुछ बड़ा होगा, तो गल्फ से बड़ा हो जाएगा तो यह हो जाएगा क्या आपका बाइट, ठीक है। यहां से इस तरह से क्या कर दिया, काट दिया। बाइट मतलब देखो ना, एप्पल को काटिएगा तो क्या होगा, गल्फ, गल्फ के बाद बे ना, गल्फ है, गल्फ से बड़ा होगा बे, तब होगा बाइट, ठीक है। यह गल्फ हो गया, गल्फ के बाद यह हो जाएगा बे, ठीक है। गल्फ से बड़ा क्या कहलाता है, तो गल्फ से बड़ा जो है ना यह बे कहलाता है। दूसरा बे, गल्फ से बड़ा, गल्फ से बड़ा बे कहलाता है, ठीक है, बे कहलाता है, ठीक है। सबसे बड़ा बे कौन हो जाएगा, तो सबसे बड़ा बे ऑफ बंगाल, ठीक है। और सबसे बड़ा गल्फ कौन होगा, तो सबसे बड़ा गल्फ जो है ना आपका, गल्फ को हम लोग बोलते हैं खारी, गल्फ को बोलते हैं खारी, और बे को भी बोला जाता है खारी, ठीक है, और इसको भी बोला जाता है खारी। तो हिंदी में पूछेगा तो कंफ्यूजन में पड़ जाइएगा। तो सबसे बड़ा गल्फ मैक्सिको का गल्फ, और सबसे बड़ा बे, ठीक है, तो गल्फ से बड़ा बे होता है, सबसे बड़ा बे, ठीक है। तो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल बोले तो बंगाल की खाड़ी। और तीसरा का क्या होता है, बे से भी बड़ा क्या होता है, तो बे से भी बड़ा देख लो, इस तरह से चांद के आकार का बन गया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइट बोलते हैं, ठीक है। यह क्या हो गया, यह चांद की तरह बन गया, यह चांद की तरह बन गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइट बोलते हैं। तो तीसरा बाइट, बाइट, कटाव अत्यधिक हो जाता है, कटाव अत्यधिक, अत्यधिक हो जाती है, हो जाती है, और चांद के आकार का बन जाता है, और चांद के आकार का बन जाता है, ठीक है, चांद के आकार का बन जाता है, तो उसे बाइट कहते हैं, ठीक है, बाइट कहते हैं। सबसे बड़ा बाइट जो है ना किसका है, तो सबसे बड़ा बाइट यहां पर देखो ऑस्ट्रेलिया का है, दिख रहा है, दिख रहा है मैप में, तो अच्छा है, यह जो है ना सबसे बड़ा बाइट है। सबसे बड़ा बाइट किसका है, तो सबसे बड़ा बाइट जो है ना ऑस्ट्रेलिया का, सबसे बड़ा बाइट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है। सबसे बड़ा बाइट किसका है, तो सबसे बड़ा बाइट जो है ना वह ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है। एक होता है स्पीट और एक होता है बैरियर, ठीक है। यहां पर देखो यह हो गया आपका स्पीट, और यहां पर इस तरह से हो जाता है आपका बैरियर, इसको बोलते हैं बैरियर, ठीक है, और इसको बोला जाता है स्पीट। सुनो, स्पीट और बैरियर क्या है, यहां बता दे। स्पीट का मतलब होता है यदि कचरा, यदि समुद्र का जो कचरा है लंबवत बह रहा है तो उसको स्पीट बोला जाता है, और यदि सीधे बह रहा है, ठीक है, स्ट्रेट बह रहा है तो उसको बैरियर बोला जाता है। यदि कचरा, कचरा लंबवत बहता है, यदि कचरा लंबवत, लंबवत बहता है, बहता है तो उसे स्पिट कहते हैं, ठीक है, स्पिट, स्प्लिट, स्पिट कहते हैं, ठीक है। और कचरा सीधे बहता है तो उसको क्या बोलते हैं, बैरियर बोलते हैं। लिख लीजिएगा कि कचरा जो है ना वह सीधे बहेगी तो क्या हो जाएगा, बैरियर हो जाएगा। तो यह जो है ना समुद्र का स्थिति बता दिए द्वारा निर्मित स्थलाकृति या बाह्य स्थलाकृति के बारे में बता दिए। अब आंतरिक स्थलाकृति बताता हूं, ठीक है। यह तो जो है ना यह बाह्य स्थलाकृति बताए, बाह्य स्थलाकृति, ठीक है, बाह्य स्थलाकृति। अब आंतरिक स्थलाकृति क्या, या ऊपर काटा तो समुद्र में जो सरफेस है नीचे, तो क्या उसको ना काटेगा, बिल्कुल काटेगा, ठीक है। तो चलो उसको बाद हम बताता हूं क्या, समुद्र द्वारा जो है ना आंतरिक, अब बताना है, बाह्य स्थलाकृति बता दिए, अब आंतरिक स्थलाकृति, ठीक है। समुद्र द्वारा, समुद्र द्वारा निर्मित आंतरिक स्थलाकृति, समुद्र द्वारा निर्मित, निर्मित आंतरिक स्थलाकृति, ठीक है, स्थलाकृति। चलो, समुद्र द्वारा निर्मित आंतरिक स्थलाकृति यह है क्या, तो चलो बता देता हूं है क्या, उसके बाद में क्लास को छोड़ देंगे। और कल वाला में जो है ना 2 गो टोपोग्राफी बच गया है, हवा द्वारा और उसके बाद में भूमिगत जल द्वारा, रंध्र, डोलाइन, युवाला, कास्ट विंडो, पोल से टेरारोसा, यह सब बताना है जी, ठीक है। यह सब होता क्या है कल वाला में बता देंगे। चलिए, तो समुद्र द्वारा निर्मित आंतरिक स्थलाकृति, सबसे पहला बात कि यह पानी है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, पानी का कोई रंग नहीं होता है, ठीक है।
यह है आपका पानी, ठीक है, यह समुद्र हो गया। समुद्र, यह वाला को क्या बोला जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं तल। ऊपर की आकृति क्या होती है, ऊपर की आकृति कहलाता है समुद्र का तल, और जस्ट इसके नीचे क्या कहलाता है, बैंतक, ठीक है, इसको मित्तल बोला जाता है, ठीक है, इसके जस्ट नीचे इसको बैंतक या इसी को बोला जाता है मित्तल, ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगा, नदी, यहां से क्या हो जाएगा, गहरा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सबसे ऊपर को बोलते हैं तल, और यह पेंदी जहां समतल है, समतल जहां पेंदी उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है मित्तल, बैंतक। उसके बाद में मग्न ढाल, यहां से देखो अब क्या आइएगा, पानी का डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगा, जैसे जैसे नीचे आइएगा आपका प्रेशर पानी बढ़ाते जाएगा आपके ऊपर, आप डूब जाइएगा, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया, यह हो गया मग्न ढाल, मग्न ढाल, ठीक है। समुद्र की पानी जहां से क्या होती है, गहरी होते जाती है, ठीक है, उसको बोला जाता है मग्न ढाल। समुद्र की पानी यहां से गहरी होना स्टार्ट, समुद्र की पानी गहरी होना चालू, ठीक है, कहां से हो गया, तो यह जो है ना मग्न ढाल, मग्न ढाल के बाद आ जाएगा मग्न तट, ठीक है। यहां पर ऐसे लिखो, मग्न ढाल के बाद यहां लिखो मग्न तट, मग्न तट। यहां पर क्या हुआ, मग्न ढाल, समुद्र के पानी गहरी होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। यहां इसको मिटा देता हूं, अच्छा रहेगा, ठीक है, गहरी होना चालू हो गया। अब सुनो, मग्न ढाल के बाद मग्न तट, यहां पर समुद्र का पानी गहरी, ठीक है, समुद्र की पानी गहरी एवं इसमें क्या है, तट उपस्थित, समझ में आ रही बात। बैंतक के नीचे आ गया मग्न ढाल, जहां से समुद्र की पानी गहरी हो जाती है और समुद्र के पानी बहुत गहरा हो गया, तो मग्न तट के मग्न ढाल, मग्न तट। उसके बाद में मग्न तट के बाद इस तरह से देखो, इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोले जाएंगे द्रोणी, ठीक है, द्रोणी, जिसको बोला जाता है ठेठ भाषा में कछुआ डाबर, ठीक है, कि पानी है नीचे चल जाइएगा कुआं की तरह, ठीक है, उसी को बोला जाता है गहरी खाई। समुद्र में गहरी खाई क्या हो गया, तो समुद्र की गहरी खाई जो है ना वह द्रोणी कहलाता है। तो बैंतक, मग्न ढाल, मग्न तट, द्रोणी। उसके बाद में और क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ तल हो गया ऊपर की आकृति, बैंतक, मित्तल, मग्न ढाल, मग्न तट, द्रोणी, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, कटक, ठीक है, कटक, यहां से ऐसे करके और यहां से इस तरह से ऐसे कर दो, ठीक है। यहां से यह क्या हो जाएगा, तो यह जो है पर्वत, यह पर्वत हो गया, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कटक बोलेंगे, ठीक है। यह चोटी जो है ना यह ऊपर निकल जाएगी, यह पर्वत की क्या हो गई, चोटी हो गई, ठीक है। तो समुद्र में कभी कभी देखोगे ना इसके आकार का आ गया ना, बोलो, यह चोटी, और चोटी ऊपर आने पर क्या बन जाएगा, पर्वत। चोटी ऊपर आने पर पर्वत का निर्माण करेगी, पर्वत का निर्माण करेगी, ठीक है, समझ में आई बात। यही कटक जो है ना, समुद्र में उपस्थित पर्वत को क्या बोला जाता है, कटक बोला जाता है। पानी के नीचे पर्वत है तो कटक, और पानी के ऊपर चला गया चोटी, ठीक है, तो यह क्या बना देगा, पहाड़ बना देगा, ठीक है। नीचे है तो कटक और ऊपर चला गया तो पर्वत बोलेगा, समझ में आ रही बात। कटक कब होगा, तो कटक समुद्र के नीचे रहेगा, समुद्र के नीचे उपस्थित पर्वत को कटक बोलते हैं, और ऊपर चोटी चला गया ना तब क्या हो जाएगा, पर्वत हो जाएगा। द्रोणी जो है ना सबसे गहरी खाई होता है, सबसे गहरी खाई कौन हो जाएगा, मरियाना की खाई, ठीक है, सबसे गहरी खाई या चैलेंजर द्रोणी, ठीक है, गल्फ खाई, सबसे गहरी खाई कौन है जी, तो मरियाना की खाई, मरियाना की खाई, ठीक है, मरियाना की खाई हो गया 11,002 ठीक है किलोमीटर, 11,022 किलोमीटर क्या है जी, इसकी द्रोणी है, ठीक है। यह जाइएगा तो एकदम सीधे चल जाइएगा किलोमीटर। सबसे गहरी खाई जो है ना यह मरियाना की खाई है, ठीक है। कितना इसकी डिस्टेंस है, तो 11,022 किलोमीटर जो है ना इसकी डिस्टेंस है। मीटर लिखो, किलोमीटर लिखा गया, इसकी क्या है, तो इसकी जो है ना यह मीटर है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर मग्न टाट हो गया, द्रोणी हो गया, इसके बाद में यह सब क्या हो जाएगा, महासागरीय
निर्माण हो जाएगी, महासागरीय मैदान हो जाएगा, निर्माण बोल रहे हैं। यह सब क्या है, महासागरीय मैदान है, द्रोणी है, उसके बाद में कटक है। समझ में आई बात? इतनी सी तो बात है समुद्र के निर्मित आंतरिक स्थलाकृति। सबसे ऊपर हो जाएगा तो क्या, तो सबसे ऊपर है तो तल बोलेंगे, नीचा वाला को बैंतल बोला जाता है, मित्तल, ठीक है। यहाँ पर जैसे पानी गहरा होना स्टार्ट हो गया तो मग्न ढल, ठीक है, उसके बाद में मग्न तट हो जाएगा, उसके बाद में मग्न तट के बाद द्रोणी हो जाएगा। द्रोणी क्या होता है, गहरी खाई होती है। उसके बाद में महासागरीय मैदान हो जाते हैं। इसमें उपस्थित पर्वत को कटक बोला जाता है। समुद्र में उपस्थित पर्वत को क्या बोला जाता है, कटक बोला जाता है, ठीक है। जबकि यह चोटी क्या हो जाएगी, ऊपर चल जाएगी तो पर्वत का निर्माण करेगा। यही कारण है ना कि बरमूडा ट्रायंगल में देखो ना, इधर नहीं दिखेगा, अमेरिका वाला साइड में, उधर नॉर्थ अटलांटिक महासागर में जो है ना दिखाएंगे, जब वर्ल्ड मैप बनाएंगे ना यहाँ पर तो दिखाएंगे, वहां पर बरमूडा ट्रायंगल, उसको जो है ना बोला जाता था ना कि बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से नाव जाएगा ना तो नाव जो है ना वह डूब जाएगी। क्यों? क्योंकि नाव का पेंदी जो है ना यही कटक में लगा जा रहा था, जिससे क्या हो जा रहा, नाव फंस जा रही थी और वहां पर डूब जा रहा था, ठीक है। समझ में आ रही है बात? डेंजर जगह में तो अब 10 जगह में से बरमूडा ट्रायंगल को 10वां स्थान भी नहीं मिला है, ठीक है, डेंजरस जगह में से। तो समुद्र में उपस्थित जो पर्वत होते हैं ना समुद्र के अंदर, उसी को कटक बोला जाता है। पता नहीं चलेगा, ऊपर पानी है जी, यहाँ पर इसे पानी है, नीचे पहाड़ है, जाएगी ना वो इसमें रगड़ा जाएगी तो पलटेगी नहीं, ठीक है। तो समुद्र में उपस्थित पर्वत को क्या बोला जाता है, कटक बोला जाता है। एक ऑफश्योर होता है, एक ऑनश्योर होता है। सुनो, ऑनशोर समझते हो, समुद्र का जो है ना क्या होता है, किनारे को बोलते हैं, किनारा को बोला जाता है ऑनश्योर, ठीक है। और ऑफश्योर क्या होता है, ऑफश्योर जो है ना, ऑफश्योर होता है गहरी खाई, ठीक है। गहरी खाई, समुद्र का जो बीच का जगह होता है ना, यहाँ पर किनारा, तो इसको बोले जाएंगे ऑनश्योर। और ऑफश्योर क्या होता है, यह बीच में जो समुद्र में गहराई होती है, ठीक है, समुद्र के बीच जगह को बोला जाता है ऑफश्योर। और यहीं से क्या होता है, वाइल्ड रिच की सहायता से जो है ना पेट्रोल डीजल यह सब निकलते हैं, ठीक है। ऑफश्योर से पेट्रोल निकलता है, ऑनश्योर जो है ना यह किनारा होती है, ठीक है। समुद्र का किनारा ऑनश्योर, और उसके बाद में ऑफश्योर क्या होता है, समुद्र के बीच वाला भाग को बोलते हैं, जहां पर गहरा पानी होती है, यहीं से तेल वगैरह निकलता है। तो सवाल यह भी आयल है कि तेल कहां से निकलता है, तो ऑफश्योर से निकलता है। तो बताओ मेरे दोस्त, क्लास जो है ना वह कैसा लगा? अपने तरफ से जो है हम बेस्ट प्रयास किए। रात के बज रहे हैं 2, ठीक है। तो चिंता नहीं करना है, अच्छा से मेहनत करते रहना है और लंद फंद के चक्कर में नहीं रहना है, ठीक है। तो जाते जाते तो हम यही बात कहेंगे कि अच्छा से पढ़ते रहना है, ठीक है। सुनो, यदि मेरे दोस्त पढ़ रहे हैं तो प्लीज अच्छा से पढ़िए, अन्यथा छोड़ दीजिए। नहीं तो रात के बज रहे हैं 2 और एक ही लक्ष्य रखना है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और एक ही बात बोलना है कि राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएंगे। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो कि नीर कहां तक जाएगा, खींच धनु की डोरी, साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। और फिर से लक्ष्य वही कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इसी जोश और जज्बा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।